नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पाठ 2 का टॉपिक कवक या फंजाई। बच्चों, इस तरह के चित्र जो यहाँ मैंने आपको दिखाए हैं, तो अगर आप कभी खेतों में गए हो या फिर आपने कभी बरसात के दिनों में आसपास पड़े हुए गोबर को या कोई चीज सड़ रही है उसको देखा हो, तो आपने वहाँ ये ऑब्जर्व किया होगा कि सड़ी हुई चीजों पे या जहां पर मृत पदार्थ पड़े होते हैं उनके ऊपर तरह तरह की फंगस या फफूंद या कवक लग जाती है ना। तो ये जो कवक या फंजाई है, ये अपने विविध प्रकार के आवास में बहुत ही भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती है और ये हमारे लिए एक और जहां फायदेमंद होती है, वहीं ये बहुत से तरह के नुकसान भी करती है। तो एक कुछ उदाहरण के द्वारा मैं आपको इसका परिचय देना चाहूँ, तो हम अगर बात करें कि ये हमारे लिए फायदेमंद कैसे हैं, तो देखो बच्चों, हमारे खेतों में इस तरह से कवक लगती है जिसको हम फुम्बी कहते हैं, है ना। तो वो हमारे उसमें कैल्शियम की इतनी ज्यादा मात्रा होती है कि अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो कहते हैं वो भी उससे ठीक हो जाती है। इसी तरह से हम अगर उदाहरण देखें तो बहुत से ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं, प्रतिजैविक हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, तो वो भी हमें एक फंजाई या कवक के द्वारा ही प्राप्त हो रही है। इसी तरह से ईस्ट का नाम तो हमने सुना ही है। तो ईस्ट जो है वो बियर बनाने में या फर्मेंटेशन के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं बेकरी के, है ना, किण्वन क्रिया से जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनमें ईस्ट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये तो इसके कुछ फायदे मैंने आपको बताए। नुकसान की बात करें तो तरह तरह की बीमारियां ये पैदा करते हैं हमारे बॉडी पे। बहुत सी तरह की स्किन डिजीजेस, है ना, त्वचा संबंधी बीमारियां वो फंजाई के कारण हो जाती हैं। इसी तरह से पेड़ पौधों में बहुत सी बीमारियां, जैसे गेहूं में कीट रोग हो जाता है, तो बहुत से पेड़ पौधों की और जानवरों में होने वाली बीमारियों का मुख्य कारण फंजाई होता है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी संरचना से। तो बच्चों, केवल हम एक नाम अलग कर दें, ईस्ट, है ना, ईस्ट एक कवक है, बस एक नाम अलग कर दो तो ईस्ट एक कोशिकीय कवक है और इसको छोड़ के बाकी जितनी भी सारी कवक होते हैं वो सब तंतुमय होते हैं। तंतुमय मतलब उनका शरीर ऐसे पतले धागों के जैसा हमें दिखाई देता है और ये जो पतले धागे के समान संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं, ये हाइफी कहलाती है। तो ये मैंने जितनी भी यहाँ लाइंस बनाई हैं, तो ये किसको प्रदर्शित करती है? ये प्रदर्शित कर रही है हाइफी को। अब ये हाइफी क्या करते हैं? एक जाल के समान संरचना बना के ये ऐसे आगे जाके शाखित हो जाते हैं और इस तरह से जाल के समान संरचना बनाते हैं, जिसको हम कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, तो माइसीलियम और हाइफी दो वर्ड अपन को ध्यान रखने हैं। हाइफी एक तंतु है और ऐसे बहुत सारे जब तंतु मिल जाते हैं तो वो जाल नुमा संरचना बना लेते हैं, जिसको हम कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जो कवक तंतु या हाइफी हैं, ये दो तरह के होते हैं। तो अब हम जरा इसके अंदर की संरचना को देखें तो ये हमें कैसे दिखाई देंगे बच्चों। ये मैं यहाँ पे देखो चित्र द्वारा बता रही हूँ। तो एक प्रकार जो है वो क्या कहलाता है? संकोशिक कवक तंतु या सतत नलिकाकार। सतत नलिकाकार का क्या मतलब है कि ये इस तरह से हमें एक नलिकाकार तंतु दिखाई दे रहा है। अब इस तंतु में बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं। ये एक केंद्रक, ये दो केंद्रक, ये इस तरह से बहुत सारे केंद्रक उपस्थित। लेकिन यहाँ देखो आप, कहीं भी आपको अलग अलग कोशिकाओं का विभाजन नहीं दिखाई दे रहा। तो बिल्कुल सतत कंटिन्यू एक नली के आकार में ये हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो दूसरा प्रकार है बच्चों, वो है पटीय। तो वो कैसा होता है उसको देखें। तो उसमें क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर इस तरह से पट बन जाते हैं, यानी कि ये जो नलिकाकार तंतु है ये पूरी सीधी नलिका नहीं होती, बल्कि उसमें इस तरह से कोशिकाओं का विभाजन हमें दिखाई देता है। पट बने हुए होते हैं पटों के द्वारा। ठीक है, तो कवक तंतु दो तरह के समझ में आ गए। सतत नलिकाकार जहां पर पट अनुपस्थित है, एक बहुत सारे केंद्रक हैं और बहुत सारा कोशिका द्रव्य जो एक नलिकाकार संरचना में हमें दिखाई दे रहा है, और दूसरा पट्टीय जिसमें इस तरह की हमें कोशिका दिखाई देती है, यानी कि ये जो तंतु है ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, विभाजित है। आगे चलते हैं।
तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। ये अपन फर्स्ट लेसन से पढ़ते आ रहे हैं ना, जहाँ पे अपन एक टेबल पढ़ के इन सब का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को शुरू किया था। तो इनकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी हुई होती है और साथ ही पॉलीसेकेराइड्स भी इसके साथ होते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं इनमें पोषण किस तरह से होता है। तो फंजाई या कवक में पोषण की 3 विधियां होती हैं। पहला, मृत जीवी, यानी कि जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर, मृत कार्बनिक पदार्थ, जैसे पेड़ पौधों की टहनियां, पत्तियां, मिट्टी में सड़ रहे जीव जंतु, मृत जानवरों के शरीर, अवशिष्ट पदार्थ, ये सारी चीजें मृत कार्बनिक पदार्थ कहलाती है। ठीक है, तो उनके ऊपर तरह तरह की फंजाई या कवक उग जाती है और उनको अपघटित भी करती है। हमारे लिए अच्छा काम भी है, उनका अपघटन हो जाता है और मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है और फंजाई या कवक को अपना पोषण मिल जाता है। दूसरा प्रकार है परजीवी, यानी कि ये दूसरे पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के ऊपर आश्रित होती हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करती हैं। अब परजीवी के रूप में ये बाह्य परजीवी भी हो सकती हैं, आंतरिक परजीवी भी हो सकती हैं, यानी शरीर के अंदर भी रह सकती है और बाहर भी उपस्थित हो सकती है। और तीसरी पोषण की विधि है बच्चों सहजीवी। सहजीवी का हमारे पास एक उदाहरण है लाइकेन, जिसमें ये शैवाल के साथ में सहजीवन प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो शैवाल इसको भोजन देता है और ये शैवाल को मिनरल्स और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करके पहुंचाते हैं। तो पोषण के आधार पर ये इस तरह से मृतजीवी, परजीवी और सहजीवी 3 प्रकार के होते हैं। जनन की बात करें हम कवक में, तो जनन 3 तरह से संभव होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सबसे पहले कायिक जनन की बात करें तो कायिक जनन की 2 विधियां हैं। पहली विधि है विखंडन। विखंडन विधि में बच्चों क्या होता है, जैसे ये हमने ऐसे हाइफी की बात करी थी ना, माइसीलियम कवक जाल की, तो ये एक मैं हाइफी यहाँ पर बना रही हूँ, है ना, ये इसमें ये पट का प्रदर्शन किया जा रहा है इस तरह से और ये इसके अंदर मैं केंद्रक दर्शा रही हूँ। तो अब अगर ये जो हाइफी है, अगर ये हाइफी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, जैसे कि यहाँ मैंने दिखाया कि कोई हाइफी है वो टुकड़ों में टूट गया। अब कैसे टूटा, तो टूटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बाहर से कोई भी बाहरी दबाव लगता है तो धागा ही तो है, पतला सा टूट जाता है। तो ये जो जितने भी इसके खंड बनेंगे, जैसे यहाँ पर ये 3 खंड बने, तो ये तीनों खंड जो है ये वापस आगे अपनी वृद्धि करना शुरू कर देंगे और 3 नए कवक जाल बना लेंगे। ये विधि कहलाती है विखंडन, यानी कोई भी खंड वापस एक नए माइसीलियम का निर्माण कर लेगा। दूसरी विधि है बच्चों मुकुलन। देखो जैसे यहाँ पर ये इसने नए पूरा माइसीलियम जाल का निर्माण कर लिया। दूसरी विधि है बच्चों मुकुलन। मुकुलन का एग्जाम्पल हमारे पास बस एक है और वो है ईस्ट, YEAST, ईस्ट, है ना। तो ये ईस्ट में देखो कैसे होता है मुकुलन। तो ईस्ट की जो कोशिका होती है उस कोशिका में ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक में सबसे पहले इस तरह से विभाजन दिखाई देता है। ठीक है, केंद्रक विभाजित होता है और साथ ही साथ ये जो कोशिका द्रव्य है वो भी थोड़ा थोड़ा विभाजित होना शुरू हो जाता है। तो एक हमें ऐसी खांच जैसी दिखाई देती है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये यहाँ से इस तरह से बिल्कुल अलग हो जाएगा और यहाँ पर ये देखो ये एक कलिका के रूप में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से कई बार यहाँ विभाजन होता है और हमें पूरी की पूरी चेन मिल जाती है कलिकाओं की। ये जो एक संरचना है इसको हम कलिका या मुकुल कहते हैं। अब ये जैसे ही यहाँ ईस्ट कोशिका से अलग होगी तो ये अपने एक नए ईस्ट कोशिका का निर्माण करेगी। ठीक है, तो इस तरह से कायिक जनन, विखंडन और मुकुलन 2 विधियों से हो रहा है और नए जीव का निर्माण हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अलैंगिक जनन पे। तो देखो अलैंगिक जनन जो है वो 2 विधियों से हो रहा है। पहली विधि है कोनिडिया द्वारा। कोनिडिया क्या होता है, जैसे बच्चों ये माइसीलियम है, ठीक है, ये एक हाइफी अपन यहाँ बना रहे हैं ऐसे। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाओं से एक कोनिडियोफोर विकसित होता है कुछ इस तरह से। ये जो संरचना हम यहाँ से ये देख रहे हैं, ये संरचना कहलाती है कोनिडियोफोर। ठीक है, इसको कोनिडिया धर भी कहते हैं।
अब इसमें क्या होता है कि ये जो कोशिका हमें दिख रही है, यहाँ पर होता है विभाजन। इस विभाजन के फलस्वरूप ये इस तरह के छोटे 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 बीजाणु बन जाते हैं, है ना। जैसे अब देखो यहाँ उदाहरण देखो, ये दिख रहा है एक को आपको, ये केंद्रक दिख रहा है, तो ये केंद्रक विभाजित होगा, यहाँ से कोशिका द्रव्य विभाजित होगा और यहाँ पर एक नया बीजाणु बन जाएगा। तो सबसे पहले जो बीजाणु बना है वो ये है 1 नंबर का, ये 2 नंबर पे बना, फिर 3, 4 और ये जो मैंने अभी बनाया ये 5 नंबर का बीजाणु है। तो ऐसे बीजाणुओं की, इसको कोनिडिया कहते हैं, तो ऐसे कोनिडिया बीजाणुओं की पूरी चेन बनती जाती है, ठीक है। और फिर हवा के द्वारा इनका आसानी से प्रकीर्णन हो जाता है। तो प्रकीर्णन हो जाता है, ये बिखर जाते हैं और वापस अनुकूल परिस्थितियों में ये अंकुरित हो जाते हैं। तो ये है हमारा कोनिडिया के द्वारा जनन, अलैंगिक जनन। दूसरा प्रकार है यहाँ पर बीजाणु धानी, धानी बीजाणु, यानी कि बीजाणु धानी के अंदर बीजाणुओं का विकास होता है। तो देखो कैसे होता है कि ये हमारा माइसीलियम है, माइसीलियम के ऊपर बच्चों इस तरह से ये जो दिख रहा है ना आपको, ये स्टैंड जैसा, इसको कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। इस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर ऐसे ये गोल स्पोरेंजिया यानी कि बीजाणु धानी बन जाती है, ठीक है। अब ये जो बीजाणु धानी है इसके अंदर कोशिका केंद्रक विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। कैसे? जैसे ये देखो, ये मैं यहाँ पर 3 केंद्रक बना रही हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पर जो कोशिका द्रव्य है वो इसके चारों ओर इकट्ठा होता जाएगा, एक भित्ति का निर्माण हो जाएगा और इस तरह से ये एक बीजाणु के रूप में बदल जाएगी। तो ये कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा और भित्तियों का निर्माण हो जाएगा और ऐसे बहुत सारे बीजाणु इस बीजाणु धानी के अंदर बन जाएंगे। तो बीजाणु धानी के अंदर जो बच्चों बीजाणु बनते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, या तो वो चल बीजाणु होते हैं, यानी कि ये जो बीजाणु यहाँ बना है जिसके अंदर एक केंद्रक है, थोड़ा सा कोशिका द्रव्य, इसके पास में कुछ कशाभिका या फ्लैजिला जैसे गमन के लिए, चलने के लिए कुछ अंग उपस्थित होंगे। या फिर ये अचल बीजाणु होगा, यानी कि इसके पास कुछ भी, कोई भी मोटाइल ऑर्गन नहीं है, चलने के लिए कुछ भी नहीं है और ये हवा के द्वारा प्रकीर्णित होगा, ठीक है। तो चल बीजाणु भी बन सकते हैं, अचल बीजाणु भी बन सकते हैं, ये अलग अलग कवक की प्रजातियों पर निर्भर करता है। अब क्या होगा कि ये जो बीजाणु धानी है, ये बीजाणु धानी ऐसे फट जाएगी और अंदर के जितने भी स्पोर्स है, बीजाणु है, वो ऐसे बाहर की ओर निकल जाएंगे। इस तरह से इन बीजाणुओं का प्रकीर्णन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अलैंगिक जनन की 2 विधियां हैं। बच्चों अब आगे इन्हीं विधियों के नाम बार बार आएंगे, तो हम इनको प्रोसेस को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तो उनको उस प्रोसेस को हमें यही समझ लेना है, ठीक है। नाम रिपीट होगा तो आपको वापस रिकॉल करना है, वापस याद करना है कि हाँ वैसे बना था, ठीक है। तो अलैंगिक जनन की 2 विधियां होंगी, कोनिडिया द्वारा और दूसरा बीजाणु धानी के अंदर। अब हम चलते हैं लैंगिक जनन की बात करते हैं। तो लैंगिक जनन, कवक में जो लैंगिक जनन है उसके 3 चरण होते हैं। पहला है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोशिका द्रव्य का मिलना। जैसे देखो एक उदाहरण से बताती हूँ मैं आपको, ये एक कोशिका है और ये कोई दूसरी कोशिका है, ठीक है। अब अगर ये दोनों, ये इनके दोनों के केंद्रक ये है, ठीक है। अब इनका अगर फ्यूजन होता है, अगर ये दोनों कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या होगा, इसके बीच की जो भित्ति है ना, ये बीच वाली भित्ति जो है ये थोड़ी सी ऐसे हट जाएगी और बीच की भित्ति के साथ देखो मेरी तो पूरी कोशिका ही हट गई। वापस बनाती हूँ मैं भित्ति को हटाते हुए, देखो इस तरह से, ठीक है। तो बीच की भित्ति हट जाएगी और दोनों जो कोशिका द्रव्य है ये आपस में मिल जाएंगे। इसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी, कोशिका द्रव्य का मिलना। अब इसके बाद में सेकेंड स्टेप होगा केंद्रक का फ्यूजन। तो अब ये कोशिका ऐसे दिखाई देगी हमें और ये जो दोनों केंद्रक है, ये केंद्रक नंबर 1, ये केंद्रक नंबर 2, ये दोनों केंद्रक भी अब फ्यूज हो जाएंगे। और तीसरा स्टेप है जाइगोट का निर्माण। तो अब इनके फ्यूजन के बाद जो हमें पहली कोशिका मिलती है, ये पहली कोशिका कैसी होगी? द्विगुणित होगी, है ना, डिप्लॉइड होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है? हैप्लॉइड है, अगुणित कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो डिप्लॉइड कोशिका जो हमें पहली मिल रही है उसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। अब ये जो जाइगोट है, द्विगुणित कोशिका,
ये क्या करता है, इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन से हमें अगुणित बीजाणुओं का निर्माण हमारे पास में होगा। तो कितने बीजाणु बनेंगे, एक कोशिका से 4 अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो बच्चों ये लैंगिक जनन के चरण है, तो इसको भी अपन आगे रिपीट नहीं करेंगे। लैंगिक जनन हो रहा है तो उसका कैसे हो रहा है वो प्रोसेस चलेगा, और ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो नाम रिपीट होंगे तो उनको आपको वापस रिकॉल करना है। तो प्लाज्मोगेमी यानी कोशिका द्रव्य मिल रहा है, केंद्रक संलयन यानी दोनों केंद्रक फ्यूज हो रहे हैं, जाइगोट का निर्माण यानी केंद्रक फ्यूज हो गए और एक द्विगुणित कोशिका बन गई, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित बीजाणुओं का निर्माण हो गया। अब बच्चों जो लैंगिक जनन कवक में होता है तो उसमें हमें जो चीजें पढ़नी है वो ये देखना है कि कैसे कैसे स्पोर्स यहाँ बनते हैं। तो देखो बच्चों, लैंगिक जनन में जाइगोस्पोर, एस्कस स्पोर या एस्कस बीजाणु और बेसिडियम बीजाणु, इन 3 बीजाणुओं के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज जो यहाँ याद रखनी है वो ये है, फ्रूटिंग बॉडीज किसको कहते हैं, फलन काय किसको कहते हैं। तो बच्चों ये जो फंजाई का माइसीलियम होता है, इसके ऊपर कुछ विशेष प्रकार के बॉडीज पैदा होती हैं, है ना। इन बॉडीज के ऊपर जो है बीजाणुधानी हो सकती है, या एस्कस हो सकता है, या बेसिडियम हो सकता है, और इसके अंदर जो है ये बीजाणु उत्पन्न होते हैं। तो ये जो बॉडी है जिसके अंदर बीजाणु उत्पन्न हो रहे हैं, जिन संरचनाओं में बीजाणु उत्पन्न हो रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। तो ये 3 तरह के, जाइगोस्पोर, एस्कस स्पोर और बेसिडियम स्पोर, ये 3 तरह के स्पोर्स को हम अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ये सब किसमें पैदा होते हैं, किसी न किसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर पैदा होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी इन तीनों के लिए अलग अलग होगी, क्लियर। चलो, तो कवक जाल की आकारिकी यानी कि संरचना कैसी है, उसमें फ्रूटिंग बॉडीज कौन कौन सी पैदा हो रही हैं, और बीजाणु बनने की विधि क्या है, इसके आधार पर कवक को कुछ वर्गों में बांटा गया है। पहला है फाइकोमाइसिटिस, इसके एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो और बहुत सारे दूसरे। दूसरा है एस्कोमाइसिटिस, इसमें आता है हमारा ईस्ट, ये हमारी एक कोशिकीय कवक है हमारा, है ना, ईस्ट। पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और दूसरी बहुत सारी, लगभग 30,000 जातियां। फिर है हमारे पास में बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस के एग्जाम्पल है अगेरिकस, पक्सीनिया, अस्टिलागो, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल। इसके अलावा बहुत सारी 25,000 प्रजातियां, स्पीशीज जो है यहाँ पर भी उपस्थित है। फिर लास्ट है हमारा वर्ग ड्यूटेरोमाइसिटिस, इसके एग्जाम्पल्स है अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा और दूसरी बहुत सारी स्पीशीज। तो ये जो 4 वर्ग हैं, इन चारों वर्ग की डिटेल हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों यहाँ जो ये सबसे पहला फाइकोमाइसिटिस है, ये सबसे कह सकते हैं उन्नत वर्ग है, सबसे विकसित वर्ग है। और ड्यूटेरोमाइसिटिस जो है इसको हम अपूर्ण कवक भी कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। तो चलो देखते हैं आगे और के बारे में और पढ़ते हैं। तो ये है हमारा सबसे पहला वर्ग फाइकोमाइसिटिस, इसको हम कंजुगेशन फंजाई भी कहते हैं। कंजुगेशन मतलब संयुग्मन, है ना, संयुग्मन करने वाला फंजाई के ग्रुप के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये इनका आवास जलीय होता है। इसके अलावा जो भी लकड़ियां वगैरह सड़ रही हैं, पेड़ पौधों का अवशिष्ट, वहां पर, और जहां पर नम और सीलन वाले स्थान होंगे वहां पर ये पाए जाएंगे। इसके अलावा ये पादपों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में भी पाया जाता है। अब ये अविकल्पी परजीवी क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अगर इस फंजाई को, इस कवक को, एक पादप के जिसके ऊपर ये परजीवी रह के अपना पोषण ले रहा है, अगर इसको अपने जीवन चक्र में वो पौधा नहीं मिले तो इसका जीवन चक्र पूरा नहीं होगा, ठीक है। यानी इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए
एक पौधे की, एक विशेष प्रकार के पौधे की आवश्यकता होगी। तो ऐसे परजीवी को हम अविकल्पी परजीवी कहते हैं। मतलब उसके पास दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, उसको वही प्लांट मिलेगा, उसी तरह का वही पौधा मिलेगा तो ही वो अपना जीवन चक्र पूरा करेगा। ठीक है, और अगर नहीं मिलता है उसको वो पौधा उस समय में, तो फिर वो फंजाई आगे वृद्धि नहीं करेगी। ठीक है, यानी उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। चलो आगे चले। इनका कवक जाल कैसा होता है? संकोशिक। याद है ना संकोशिक कैसा था? मतलब उसके अंदर पट नहीं है। ये खूब सारे ऐसे 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 हमें केंद्रक दिखेंगे, लेकिन हमें पट उसके अंदर दिखाई नहीं देंगे। इस वर्ग में कोई भी कशाभिका युक्त बीजाणु और ना ही कोई फंगस की कोई लाइफ साइकिल का कोई भी ऐसा स्टेज नहीं है जिसमें इसमें फ्लैजिला पाई जाए। अलैंगिक जनन कैसे होता है? स्पोरेंजियोफोर, जिसके ऊपर बीजाणुधानी का विकास होता है और जिसमें अचल बीजाणु विकसित होते हैं। तो याद है ना कैसे हो रहा था? हमने देखा था ना, ऐसे ये माइसीलियम है। अब ये माइसीलियम क्या विकसित कर लेगा? ये स्पोरेंजियोफोर का विकास करेगा और स्पोरेंजियोफोर के ऊपर ऐसी एक हमारी बीजाणुधानी बनेगी और इस बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारे बीजाणु विकसित होंगे। अभी पढ़कर आए हैं अपन, बिल्कुल वैसे। ठीक है, ये आगे चलते हैं अपन लैंगिक जनन के ऊपर। तो कवक में लैंगिक जनन जो है वो है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। अब इसको एक बार थोड़ा सा 4 लाइनें लिखी हैं, इसको पढ़ते हैं तो ये अपन को बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखो इस विधि में क्या हो रहा है, पॉइंट्स दिमाग में सेट करते चलना। इस विधि में 2 समान गैमेटेंजिया, ठीक है। देखो गैमेटेंजिया कैसे होंगे, ये एक मैं हाइफी बना रही हूँ और ये हाइफी से एक ऐसा छोटा सा भाग बाहर निकल जाता है इस तरह से। ठीक है, ये इसमें एक मैंने केंद्रक बना दिया इस तरह से। और ये क्योंकि हमारा माइसीलियम कैसा था, संकोशिक था, तो यहाँ कोई भी हमारे पास पट उपस्थित नहीं है। अब हमने क्या कहा, 2 समान गैमेटेंजिया। तो देखो दोनों गैमेटेंजिया अपन बिल्कुल एक जैसे बनाएंगे, इसमें कोई भी दोनों में अंतर नहीं होता है। छोटा मोटा बन सकता है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये 2 समान गैमेटेंजिया, इनके मध्य संयुग्मन होता है। यानी कि ये जो 2 गैमेटेंजिया हमें दिखाई दे, गैमेटेंजिया कुछ नहीं है, बस ये हाइफी है, ये थोड़ा सा उभर गया है और उसने एक केंद्रक को इधर की ओर मूव कर दिया है थोड़े कोशिका द्रव्य के साथ में। ठीक है, इसको हम गैमेटेंजिया कह रहे हैं। अब क्या होगा, इन दोनों के मध्य क्या होगा, संयुग्मन होगा। तो संयुग्मन कैसे होगा देखिए अपन, इसको ये मैंने ऐसे बनाया इस तरह से और ये दूसरा वाला गैमेटेंजिया बना दिया। ठीक है, आ रहा है समझ में, बिल्कुल ऐसे। अब ये अपन ने क्या शो कर दिया, संयुग्मन। ये इसका केंद्रक है, ये इसका केंद्रक है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में संयुग्मन हो गया। अब जब ये संयुग्मन होता है बच्चों, तब यहाँ पर सेप्टा विकसित हो जाता है ऐसे। ठीक है, अब क्या हो गया, ये संयुग्मन के बाद में क्या यहाँ से क्या चीज डेवलप हो जाएगी, अब आगे देखें, जिससे जाइगोस्पोर बनता है। तो यानी कि यहाँ पर अब ये क्या डेवलप हो गया, हमारे पास में ऐसी एक कोशिका बन गई जो क्या कहला रही है, जाइगोस्पोर। और ये हमारा केंद्रक, अब ये थोड़ा सा बड़ा बना रही हूं मैं ताकि हमें पता चले ये क्या है, द्विगुणित हमारा केंद्रक बन गया 2n। ये हो गया हमारा जाइगोस्पोर। यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन और अगुणित केंद्रक बनेंगे। ठीक है, तो अब इसमें विभाजन हो गया और मैंने क्या कहा, केंद्रक बनेंगे, यानी कि कोशिकाएं नहीं बनेंगी। तो इस तरह से इसको अपन विभाजित करते हैं और ये 1 2 4 केंद्रक हमारे पास अगुणित बन गए। अब ये अंकुरित होता है और एक छोटा सा प्रोमाइसिलियम बनाता है। तो देखो अंकुरित कैसे होगा, ये इस तरह से, और ये इसने एक छोटा सा ऐसा प्रोमाइसिलियम ये बना लेगा। अब इसके शीर्ष पर एक बीजाणुधानी का विकास होगा। तो देखो कैसा, ये ऐसे था। ठीक है, अब इसका ये अंकुरण हो गया, तो ये एक बीजाणुधानी का स्पोरेंजियोफोर बन गया। अब इसके ऊपर एक इस तरह से ये बीजाणुधानी का विकास हो गया। अब इसके अंदर अभी कितने केंद्रक है, 4। अब ये और केंद्रक बनाएगा
केंद्रकों की संख्या यहाँ बढ़ेगी और फिर क्या होगा, अभी अपन ने आगे बात करी थी पिछली स्लाइड में, केंद्रक के चारों ओर ऐसे कोशिका द्रव्य इकट्ठा होता जाएगा, भित्ति का निर्माण हो जाएगा और इसके अंदर इस तरह से बहुत सारे बीजाणुओं का विकास हो जाएगा। इन बीजाणुओं को हम कहेंगे जर्म स्पोर। फिर ये बीजाणुधनी फटेगी और ये सारे के सारे बीजाणु जो है वो बाहर की तरफ रिलीज कर दिए जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। याद क्या रखना है, यहाँ पर याद रखने की बात है, दो समान गैमेटेंजिया, इनके बीच में संयुग्मन जाइगोट बन गया। जाइगोट से क्या बन गया, एक छोटा सा माइसीलियम जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्रोमाइसीलियम, और वो प्रोमाइसीलियम हमारे बीजाणुधानी बना रहा है और उसमें से निकल रहे हैं हमारे जर्म स्पोर। तो अभी हम पीछे नाम पढ़कर आए थे जाइगोस्पोर, तो ये जाइगोट से स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी जाइगोस्पोरेंजिया कहलाती है। क्या कहलाएगी, जाइगोस्पोरेंजिया। और जाइगोस्पोरेंजिया के अंदर ये हमारे जर्म स्पोर या जाइगोस्पोर्स बन गए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पूरा हुआ फाइकोमाइसिटीज। चलते हैं आगे, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई या थैली कवच के नाम से भी जानते हैं, सैक या थैली, है ना। देखें थैली शब्द अभी आगे कहाँ पे यूज होता है, अपन इसको अभी पढ़ते हैं तो पता चलेगा आपको, है ना, क्यों कहते हैं। तो देखो ये कहाँ पाए जाएंगे, ये मृत जीवी होंगे, अपघटक होंगे, परपोषी, तीन नाम से आप परिचित हो। एक ये स्पेशल नाम आ गया है शमलरागी। शमलरागी का मतलब होता है ऐसे कवक जो जीव जंतुओं की विष्ठा यानी कि जो मल होता है उसके ऊपर उगते हैं, उनको हम शमलरागी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चले ये अब इसमें जो हमारा एस्कोमाइसिटीज है उसमें हमारा ये एक कोशिकीय ईस्ट आता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कोशिकीय ईस्ट से लेकर बहुकोशिकीय पेनिसिलियम तक बहुत सारी तरह की फंजाई हमारे पास प्रेजेंट है। इनका कवक जाल शाखित और पटयुक्त, याद आ रहा है पटयुक्त का क्या मतलब था, इसमें ऐसे पट पाए जाएंगे, ठीक है। तो हम और ये कैसा होगा, शाखित होगा, यानी ऐसे ऐसे ये डिवाइड होगा इस तरह से, और इसमें बहुत सारे ऐसे पट उपस्थित होंगे और सब में केंद्रक बनाने अपने को, ठीक है। तो इस तरह से इसका कवक जाल जो है दिखाई देता है। अलैंगिक जनन कोनिडियोस्पोर द्वारा होता है जो कोनिडियोफोर पर पैदा होते हैं, और ये स्पोर अचल होते हैं, ठीक है। कोई भी इसमें कशाबिका नहीं है, नहीं चल सकते ये, और अंकुरित होकर ये कवक जाल का निर्माण करते हैं। कोनिडियोफोर हम पीछे पढ़कर आए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इसके लैंगिक जनन के ऊपर एस्कोमाइसिटीज में। तो लैंगिक जनन होता है गैमेटिक कॉपुलेशन। देखो यहाँ पर जो अपन पहले पढ़कर आए हैं फाइकोमाइसिटीज, उससे ये अलग कैसे है। तो देखो पहला पॉइंट अंतर का ये आ गया हमारे पास में, यहीं पर वहां पर हमने बात करी थी दो समान, यहाँ दो असमान, ये आसमान नहीं है, ये आके मात्रा हटा देना। तो दो असमान कवक तंतु पास आते हैं। तो किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, हम बात क्या कर रहे हैं असमान की, है ना। तो मैं इसको कुछ इस तरह से बनाती हूँ। ये एक कवक तंतु मैंने ये ऐसे बनाया है, ठीक है, और दूसरे को मैं ऐसा ब्लू कलर लेती हूँ। तो ये एक दूसरा कोई कवक है। तो ये दो कवक तंतु हैं, एक इस कलर का एक इस कलर का, असमान है। अब इनकी कोशिकाओं का संयुग्मन होता है। तो ये इस तरह से, अच्छा ये पट युक्त है ना। तो देखो ये इसके पट नजर आएंगे आपको, और वापस मैं ये येलो कलर लेती हूँ। तो ये हम यहाँ पर ऐसे बना रहे हैं और इसके भी हमें ये पट नजर आएंगे और केंद्रक सब में बैठाने हैं, क्लियर। तो ये कुछ इस तरह से दो असमान कवक तंतु जो है पास आ रहे हैं। अब ये इस जगह पर, यहाँ पर जहां ये दोनों एक दूसरे के पास आए हैं, यहाँ पर इन दोनों कोशिकाओं का क्या होता है, संयुग्मन होता है। तो यहाँ पर होगा फ्यूजन। तो कैसी स्थिति बनेगी, ये एक कोशिका इस तरह से बना रही हूं, और ये हमारा अब दूसरी वाला जो है कवक, ये इसकी कोशिका, ठीक है। और ये पट है इनके, ये इसका पट है, और यहाँ पर ये पट है, और दोनों के केंद्रक
ये इसका केंद्रक उपस्थित है और ये यहाँ पर इसका केंद्रक उपस्थित है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा कोशिकाओं का संयुग्मन हो गया। अब यहाँ पर बच्चों एक द्विकेंद्रकीय कोशिका, अब ये एक कोशिका बन जाती है। अब मैं इस एक कोशिका को रेड कलर दे रही हूँ। अब ये हमारी एक कोशिका बन गई है। इस एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक है, एक तो ये केंद्रक है और दूसरा ये केंद्रक है। तो यहाँ पर अभी केंद्रक का फ्यूजन हमने नहीं किया। अब क्या हुआ कि ये जो केंद्रक बने हैं, दो द्विकोशिका बनी है, इसको हम कहते हैं एस्कस मात्र कोशिका। यानी अब ये क्या बनाएगी, एस्कस बनाएगी। अब आगे क्या होगा, अगला स्टेप न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि केंद्रक का संलयन, और उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। तो इसमें केंद्रक संलयन होगा और अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे पहले तो 4 बीजाणु बनेंगे और उसके बाद में एक समसूत्री विभाजन होगा जिससे 8 बीजाणु बनेंगे। अब देखो ये वास्तव में हमें दिखाई कैसे देगा, ये वास्तव में हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा कि ये एक अपना माइसीलियम था। अब इसमें यहाँ पर मान लो ये हमारा जो ये एस्कस मात्र कोशिका, ये फ्यूजन हो गया हमारी एस्कस मात्र कोशिका, यहाँ पर मैं बना रही हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा केंद्रक संलयन भी हो गया है और अर्धसूत्री विभाजन भी हो गया। तो अब ये वृद्धि कैसे करती है, तो ये एस्कस मात्र कोशिका जो है ना, कुछ इस तरह से वृद्धि करेगी ऐसे, और इसके अंदर हमें पहले कितने मिलेंगे, 4 बीजाणु मिलेंगे। तो यहां पर देखो मैं 4 बना रही हूं, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 हमें एस्कस स्पोर मिल गए। अब इनमें क्या होगा, वापस समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होने के बाद देखो बच्चों क्या स्थिति हमें दिखाई देगी, तो ये कुछ इस तरह से, और इसका आकार थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ऐसा दिखाई देगा। अब इसके अंदर कितने बीजाणु होंगे, 8, 1 2 3 4, तो एक प्रकार के और 4 जो है वो हमारे दूसरे प्रकार के। और ये कहाँ पे है, ये इस माइसीलियम के साथ में अटैच है। अब बच्चों ये एक जो ये यूनिट हमें दिखाई दे रही है, इसी को हम, ये इसकी संरचना कैसी होती है, थैली जैसी, जैसे थैले के अंदर बीजाणु भरे हुए हैं, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, थैली कवक या सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो बीजाणु है एक थैली नुमा संरचना एसआई, तो इसको हम क्या कहते हैं, एसआई, एसआई में उपलब्ध होते हैं। अब ये जो एसआई होती है ये कोई अकेली नहीं होती, ये क्या है, इस माइसीलियम के ऊपर ऐसी बहुत सारी संरचनाएं उगी हुई होती हैं एक साथ में। ये ऐसा एक और होगा, यहाँ पर एक और उपस्थित होगी, और ये सारी की सारी ऐसी खुली नहीं होती, ये सारी की सारी भी एक एस्कोकार्प नामक फलन काय होता है उस पे दिखाई देती है। तो आखिर में अल्टीमेटली ये हमें दिखाई कैसे देती है, तो बच्चों देखो कुछ इस तरह का ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, और ये हमारा नीचे माइसीलियम है। अब इस कप के अंदर इस तरह की बहुत सारी 1 2 3 4 इस तरह से बहुत सारी एसआई जो है ये व्यवस्थित है, और ये ऐसे माइसीलियम के साथ में अटैच है। ये हमारा माइसीलियम है। ठीक है, तो ये इस तरह से एस्कोकार्प, ये क्या है, ये है हमारा एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के अंदर बहुत सारे, ये है हमारे एसआई, और एसआई के अंदर, हर एक एसआई के अंदर 8 हमारे एस्कस बीजाणु। तो ये था हमारा एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज से अलग कैसे था, पहला पॉइंट, 2 असमान कवक बन रहे थे। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर, जैसे वहां पर जाइगोस्पोर जर्मिनेट हो रहा था, प्रोमाइसीलियम बन रहा था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ क्या हो रहा है, ये एस्कस मात्र कोशिका बन रही है। इस एस्कस मात्र कोशिका से
जो है सीधे ही केंद्रक का विभाजन हो रहा है, एक अर्धसूत्री, एक समसूत्री और 8 हमें बीजाणु मिल रहे हैं। और वो जिस बॉडी के अंदर है उसको एसआई कह रहे हैं, और बहुत सारी एसआई एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम एस्कोकार्प कहते हैं। ये हमारा एस्कोकार्प। ठीक है, तो ये था एस्कोमाइसिटिस। आगे चलते हैं बेसिडियोमाइसिटिस, इसको हम क्लब फंजाई भी कहते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटिस में बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें इनके आवास की, देखो इसको आपने अपने आसपास भी देखा हुआ होगा, जैसे हम मशरूम बहुत कॉमन फंजाई है ना, तो वो इसी में आती है। और ये पाए कहाँ जा रहे हैं, जहां भी नम स्थान है पौधों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें कवक जाल शाखित होता है, पटयुक्त होता है। कायिक जनन विखंडन द्वारा होता है, पढ़कर आए हैं पीछे। इनमें अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। लैंगिक जनन पे आते हैं बेसिडियोमाइसिटिस के। देखो ये अब उससे कैसे विपरीत है। तो इसमें क्या होता है, दो विपरीत प्रकार के कवक तंतुओं की कोशिकाओं के मध्य संयुग्मन होता है, जिससे द्वि केंद्र की ये कोशिका बन जाती है। यहाँ तक प्रोसेस पूरा कॉमन है ना। अभी हम पीछे बनाकर आए थे ना, दो कवक मिल गए अलग अलग तरह के, और अब मैं सीधे एक कोशिका की बात कर रही हूँ जिसके अंदर हमारे पास कितने केंद्रक है, 2 केंद्रक है। एक केंद्रक तो ये बना दिया मैंने, एक केंद्रक ये बना दिया। ठीक है, द्वि केंद्र की कोशिका कैसे बन रही है, जैसे अभी अपन एस्कोमाइसिटिस में बनाकर आए हैं। अब वहां तो केंद्रक संलयन हो गया था, लेकिन ये कैसे अलग है उससे, यहाँ पर केंद्रक संलयन अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा। तो फिर क्या हो रहा है, ये जो हमारा जाइगोट बना है, ये जाइगोट विभाजित होता है और द्वितीयक कवक जाल बनाता है। तो ये क्या हो गया, अब इसने अपना नया कवक जाल बना दिया। तो ये ऐसे वृद्धि करेगा और ये जाल बनाएगा ऐसे शाखित होके। अब इसकी जो हर कोशिका बनेगी, उस हर कोशिका के अंदर हमारे पास कितने केंद्रक होंगे, 2 केंद्रक होंगे। ये एक तो मैं ऐसा बना रही हूँ, येलो कलर का है हमारे पास, दूसरा हमारे पास है ब्लू कलर का। तो हर कोशिका के अंदर हमारे पास 2 केंद्रक उपस्थित होंगे। ये कैसा माइसीलियम कहलाता है, इसको हम क्या कह रहे हैं, द्वितीयक कवक जाल। अब इसकी जो प्रत्येक कोशिका है, प्रत्येक कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं। अब क्या होता है बच्चों, ये जो इसकी कोशिका है, ये कोशिका फूल जाती है, और ये कोशिका फूल कर एक बेसिडिया बनाती है। इसका एक वचन कहलाता है बेसिडियम। तो ये देखो इस तरह से ये कोशिका फूल गई और इसने क्या बना दिया, बेसिडिया। ये यहां पर मैं अभी तो एक बार ए से 2 केंद्रक बना रही हूं। ठीक है, ये कहलाता है एक वचन बेसिडियम। ये एक है, इसको हम बेसिडियम कहते हैं। अब ये जो बेसिडियम यहाँ पर ऐसा फूल के बना है, ये बेसिडियम में अब केंद्रक संलयन होगा और अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अब यहाँ पर ये दोनों केंद्रक फ्यूज हो जाएंगे। तो ये दोनों फ्यूज हो गए, और मैं इसको ऐसे बना रही हूँ रेड कलर से बड़ा, फ्यूज हो गए। अब इसमें क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो अगली स्थिति हमें कैसे दिखाई देगी, ये हमारा बेसिडियम बना है, और इस बेसिडियम में अर्धसूत्री विभाजन हो गया। तो कितने बन गए, 1 2 3 और 4 केंद्रक हमारे पास में बन गए। अब ये जो केंद्रक है ये बनाएंगे बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर, अब देखो बेसिडियोस्पोर कैसे बनते हैं, ये बेसिडियम, ये हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर 1 2 ऐसे 3 और 4। तो बाहर की तरफ निकले हुए ये 4, चारों के अंदर एक एक केंद्रक बनाना। तो ये इस तरह से 4 जो है हमें बेसिडियोस्पोर हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से क्या अंतर था, एक हमें बीच में ये नया स्ट्रक्चर मिल रहा है, द्वितीयक माइसीलियम मिल रहा है, जिसमें हर कोशिका के अंदर 2 केंद्रक है,
और फिर थोड़ी देर ये अपना माइसीलियम जाल बनाता है, उसके बाद में इसमें केंद्रक संलयन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, और इस तरह से बेसिडियम के ऊपर बाहर की तरफ 4 बेसिडियोस्पोर्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये जैसे एस्कस के अंदर हमारे ऐसा ही लगे हुए थे, वैसे के वैसे ये बेसिडियम भी अकेले नहीं रहते, ये भी क्या है बेसिडियो कार्प के ऊपर लगे हुए होते हैं। और बेसिडियो कार्प को हम बड़े आराम से सब्जी बना के खाते हैं, मशरूम खाते हैं ना, बटन मशरूम लाके, तो देखो कैसा हमें ये दिखाई देगा, ये इसका माइसीलियम चल रहा है जमीन के अंदर, तो ये हमें इस तरह से फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो कार्प कैसे दिखाई देगी, छतरी के जैसे, ऐसे इस तरह से हमें दिखाई देगी। और यहाँ इसके अंदर बहुत सारे ऐसे गिल्स दिखाई देते हैं, नीचे की तरफ से अगर हम इसको देखते हैं ना तो ऐसी धारियां हमें दिखाई देती हैं, और इन धारियों के अंदर बहुत सारे, ये जो बेसिडियम है ना, ये मैं ऐसे बना रही हूँ देखो इस तरह से, ये बहुत सारे बेसिडियम इनके ऊपर लगे हुए हैं, और हर बेसिडियम के ऊपर बहुत 4 बेसिडियोस्पोर्स लगे हुए। तो इस तरह से ये बेसिडियो कार्प के अंदर बहुत सारे बेसिडियम होते हैं, और बहुत सारे बेसिडियम के अंदर हर बेसिडियम में 4 स्पोर्स होते हैं। तो इस तरह से बेसिडियोमाइसीटीज में लैंगिक जनन संपन्न होता है। तो हमने बात करी सबसे पहले अपने जाइगोस्पोर्स की, इसके बाद में बात करी थी एस्कोस्पोर की, और फिर हमने बात करी बेसिडियोस्पोर की। तो ये लैंगिक जनन तीनों में मेन है। आगे चलते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज, इसको कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। यहाँ अपन को कुछ नहीं पढ़ना, चैप्टर खत्म। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है बच्चों, इनका आवास तो मृतजीवी है ही है सारे, ठीक है, और कवक जाल शाखित और पटयुक्त होता है, इनमें कोनिडियोस्पोर से अलैंगिक जनन होता है, और इनमें कायिक जनन भी पाया जाता है। ठीक है, विखंडन द्वारा होता है कायिक जनन। अब बच्चों इसको इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी हमें अभी तक जातियां ज्ञात हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज की, उनमें किसी भी जाति में हमें अभी तक लैंगिक जनन नहीं मिला। ठीक है, अगर उनके लैंगिक जनन की खोज हो जाती है, लैंगिक जनन की विधि की, तो फिर हम उसको या तो जो हम पहले पढ़कर आए हैं फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज, या तो उनमें से किसी में रख देंगे वर्ग में, और या फिर अगर उनसे उनके लैंगिक जनन के लक्षण नहीं मिलते होंगे तो कोई नया वर्ग बना देंगे। ठीक है, तो जब तक इनकी लैंगिक जनन की विधि की खोज नहीं हो जाती, तब तक उन सब प्रजातियों को जिसमें लैंगिक जनन नहीं देखा गया, उनको ड्यूटेरोमाइसीटीज में रखा गया है। ठीक है, तो ये था टॉपिक अपना पूरा होता है फंजाई या कवक। नोट्स लिखना, फाइको, एस्को और बेसिडियो तीनों का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा कंपैरिजन करते हुए लिखना, ताकि वो याद आराम से आपको रहेगा। ठीक है, तो और अब आपका ये जो सेकंड चैप्टर है, इसमें बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है वायरस का, जिसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊंगी मैं, और उसके बाद ये लेसन अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगले लेसन में मिलते हैं, बाय।